आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ये टॉपिक ऐसा है जो आपने इससे पहले 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स और इवन ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो है कि ये एक आपकी अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स का मतलब ये हुआ कि जब भी आपका मोशन होगा ये आपके मोशन को अपोज करेगी। जैसे मान लो आप आगे की तरफ को जाना चाहते हो तो ये आपको आगे नहीं जाने देगी, आपको पीछे की तरफ को खींचेगी। और अगर आप पीछे आना चाहते हो तो ये आपको आगे की तरफ को खींचेगी। मतलब हर तरह से आपके मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहा जाता है कि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। आप इसको धोखा नहीं दे सकते हो कि मैं जैसे आगे जा रहा हूँ तो ये जब ये पीछे की तरफ है और मैं एकदम से मुड़ जाऊँ ताकि वो मैं फ्रिक्शन के साथ हो जाऊँ, नहीं। जैसे आप पीछे की तरफ को मुड़ोगे ये अपने आप को आगे की तरफ को कर लेगी। मतलब अपने आप को इसने एडजस्ट कर लिया एकदम से। ठीक है, मतलब हर मूवमेंट पे ये आपके मोशन को अपोज ही करेगी। ठीक है, ये इसमें समझने वाली बात है। अब इसके कॉज में हम लें कि इसका रीज़न क्या है, क्यों ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी एग्जिस्ट करती है। तो ये कहता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को एक सरफेस के ऊपर रख देते हो, मतलब दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में आ जाती हैं जब, तो ये दो बॉडीज़ सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। बॉन्डिंग जब हो जाएगी तो उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा जब मैं उसको बॉक्स को या किसी चीज़ को मूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बॉन्डिंग तोड़ने के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट किया उसी को नाम दिया जाता है फ्रिक्शन। जो मुझे एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ी उसको बॉक्स को मूव करने के लिए, उसको नाम दिया जाता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के टाइप्स में आपके पास आता है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और आपके पास आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है जब आपने फोर्स लगाई लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। ठीक है, एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप फोर्स नहीं लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो फ्रिक्शन भी नहीं है। फ्रिक्शन कब आता है, जब आप फोर्स लगाना शुरू करते हो। तो जब आपने फोर्स लगा ली, जैसे आप वॉल के ऊपर फोर्स लगा लो, वॉल मूव तो नहीं करेगी, सबको पता है वॉल नहीं मूव करने वाली। तो आपने जो वॉल को फोर्स लगाई वो वॉल मूव नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि उसने उतना ही फ्रिक्शन आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिया। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, वॉल मूव नहीं की और आपको जो अपोजिशन मिली उसको नाम देंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उसके आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो कोई बॉडी आपको दे सकती है, जिसके बाद अगर आप थोड़ी सी फोर्स और बढ़ाओगे तो बॉडी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमने बात की कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद क्या होगा, बॉडी चलना शुरू कर देगी। तो जब बॉडी चलती है तब भी वो आपको फ्रिक्शन देती है। ठीक है, फिक्स फ्रिक्शन आपको मिलता रहेगा लगातार जैसे जैसे बॉडी चलेगी। तो ये जो आपको मोशन के टाइम पे फ्रिक्शन ऑफर होता है, मिलता है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ में अब आप देख रहे हो इस तरफ को मैंने अप्लाइड फोर्स ली हुई है और इस तरफ को मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिया हुआ है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स मतलब आप बॉडी के ऊपर जैसे जैसे फोर्स लगा रहे हो, बढ़ा रहे हो, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। मतलब आपने जैसे 1 न्यूटन की फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन होगा, बॉडी स्टैटिक है, मूव नहीं करेगी। आपने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई तो आपको फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन का मिलेगा, फिर से बॉडी स्टैटिक है, नहीं मूव करेगी। फिर आपने फोर्स को बढ़ाया 3 न्यूटन कर दिया तो आपको फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन मिलेगा। देखो जैसे जैसे आपकी अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है और बॉडी स्टैटिक की स्टैटिक है, वो मूव नहीं करेगी। ठीक है, ए पॉइंट पे जब हम पहुंच गए तो आपने मान लो 5 न्यूटन फोर्स लगाई तो आपको फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन मिल गया। ठीक है, दैट मीन्स आपकी ए तक पहुंचते पहुंचते बॉडी मूव नहीं की है, क्योंकि जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना उसको फ्रिक्शन भी मिलता जा रहा है। उसके बाद ये कहता है कि जैसे ही मैं फोर्स बढ़ा देता हूँ, 6 न्यूटन बढ़ा देता हूँ, तो मेरी आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नहीं बढ़ेगी, वो आपकी थोड़ी सी और कम हो जाएगी उल्टा। ठीक है, कम हो गई और आपकी बॉडी चलना शुरू कर देगी। ठीक है, और आपका फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं मिलेगा आपको। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जो मैक्सिमम आपको फोर्स मिली, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिला सॉरी, वो आपका होगा FL, जिसको हम नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये कहता है कि जैसे ही बॉडी रेस्ट से मोशन में आई आपका फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है।
ठीक है। जैसे आप साइकिल चलाना शुरू करते हो तो चलाने के टाइम पे जैसे शुरू में आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन जब साइकिल चलना शुरू हो जाती है तो वो थोड़ा सा आपको जो अपोजिशन है वो कम देना शुरू कर देती है और आप इजीली साइकिल को चलाना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स हैं हमारे पास। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब हुआ जैसे आप बॉक्स को धकेलते हो तो आप सरफेस पे स्लाइड कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो सरफेस आपके बॉक्स को अपोजिशन ऑफर करेगा उसको नाम देंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन अगर आप किसी टायर को मूव कर रहे हो, जैसे साइकिल ही चला रहे हो, तो टायर जब रोल करता है उस टाइम पे सरफेस जो हमें फ्रिक्शन देता है उसको हम बोल देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और याद रखना है रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप किसी फ्रिज को धकेलोगे, जैसे आप घर में फ्रिज लाते हो नया, जब आप उसको धकेलोगे तो उसको धकेलना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा भारी लगता है। लेकिन अगर आप उसके नीचे एक ट्रॉली लगा दो जिसमें टायर लगे होते हैं, फिर आप उसको धकेलोगे तो वो ईजिली धकेल देते हैं आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को टायर लगा के क्या बना दिया, रोलिंग फ्रिक्शन बना दिया, ठीक है। रोलिंग आपने फ्रिक्शन बना दिया, जिससे क्या हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि कम होता है तो आपका ट्रॉली ईजिली मूव कर जाती है। और जबकि आप फ्रिज को अकेला सरफेस पर रख के धकेलने लगोगे तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप इसको समझ रहे हो। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने पढ़ा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को नाम देते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसमें लॉज हमारे पास 4 लॉ हैं और ये अच्छे से लर्न भी करने आपने। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पहले डायग्राम, ये इसका डायग्राम है, ये आपने समझना है। जैसे आपके पास कोई बॉक्स है, बॉक्स का अपना वेट होगा नीचे की तरफ को mg, और जब आप किसी सरफेस पे वेट देते हो तो वो सरफेस आपको रिएक्शन देता है कैपिटल R। और याद रखना है कि बॉक्स अगर स्टेशनरी है, मतलब ना तो बॉक्स ज़मीन के अंदर जा रहा है ना ही हवा में जा रहा है, तो इट मीन्स रिएक्शन और वेट हमेशा बराबर होंगे। R किसके बराबर होगा, mg के बराबर, ठीक है। आपने फोर्स इस तरफ लगाई है, नेचुरली आपका फ्रिक्शन अपोजिट होगा इस तरफ को, ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। तो ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर। इसके प्रोपोर्शनल रहता है, जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा उतनी आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसका दूसरी बात आती है इसमें, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट। हो तो मैंने आपको समझा दिया कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा ही आपके जिस तरफ को आपने फोर्स लगाई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अगर आप आगे की तरफ को फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, अगर आप फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ फोर्स लगा देते हो तो आपका फ्रिक्शन आगे की तरफ को हो जाएगा, ठीक है। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जो आपका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कॉन्टैक्ट से कैसा होता है, आपके इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। आप एक बुक को सरफेस पे रख दो तब भी आपको उतना ही फ्रिक्शन मिलेगा, उसको स्लाइड करोगे। अगर आप बुक को क्या करो, मान लो ये बुक है, बुक को मैं किसी स्टिक के ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, और फिर उसको क्या करता हूँ, धकेलना शुरू कर देता हूँ, तब भी आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब आप इतने बड़े पीस पे बुक रखोगे तब भी आपको फ्रिक्शन उतना ही मिलेगा, अगर आप छोटे से पीस पे वही बुक रख देते हो तब भी आपको सरफेस उतना ही फ्रिक्शन देगा। उसका एरिया से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप इसको एक छोटी सी कील के ऊपर भी रख दोगे ना, जैसे आप कील समझते हो, नेल आप समझते हो, नेल के ऊपर बुक रखोगे फिर धकेलोगे सरफेस के ऊपर, तो नेल जो आपको फ्रिक्शन ऑफर करेगी वो भी उतना ही होगा। अगर आप नेल को हटा के बुक को रख देते हो, उसको पुश करते हो, तब भी आपको फ्रिक्शन उतना ही ऑफर होगा, अगर आपके दोनों सरफेसेस का नेचर एक जैसा है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल इन कॉन्टैक्ट। मतलब अगर आपका रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा, अगर आप स्मूथ सरफेस पे ऑब्जेक्ट को रखते हो तो फ्रिक्शन कम मिलता है। सिंपल सा एग्जांपल है, आप किसी ऑब्जेक्ट को सड़क के ऊपर धकेलोगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी आइस के ऊपर उसको धकेलोगे तो आपको फ्रिक्शन कम मिलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्मूथ होती है, ठीक है।
तो आपकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नेचर पे मटेरियल के डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं। आप एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, उससे उसके फ्रिक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है।